तो प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नौका विहार, जी हां, आज हम नौका विहार का सचित्र वर्णन करेंगे। यानी पूरी की पूरी मूवी आपके सामने चलने वाली है, ये मानिए। आवाज आ रही है सब साफ सुथरा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइक चेक, हेलो हेलो, हाँ सब सही है। देखो, पूरे के पूरे हमने चित्र भी जनरेट करा के यहां पर ले आए हैं ताकि समझने में कहीं भी किसी लाइन में प्रॉब्लम ना हो। एक एक मीनिंग, एक एक लाइन और एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। पूरी व्याख्या आपने अगर कंप्लीट कर ली है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ें, रट्टा मारें, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात है कि आपको व्याख्या आना चाहिए। तो चलो भाई, कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस वाला गंगा निर्मल। अब समझो, मीनिंग समझ जाओगे, हर लाइन का अलग अलग अर्थ समझ जाओगे, तभी बनेगा। यहां जो छंद है ये बिल्कुल मुक्त छंद है, यानी जिसको आप स्वच्छंद छंद कह सकते हो। कोई छंद यहां पर नहीं है, ठीक है। ये अपने आप से बनाया हुआ एक छंद है, मुक्त छंद जिसको बोलते हैं, जिसमें मात्राओं वर्णों का क्रम तो है बट गेयता है, बट ये कोई छंद इसका नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि छंदों के मानक से बिल्कुल अलग है। तो ये स्वच्छंद छंद है, ठीक है। शांत का मतलब समझते हो? शांत। स्निग्ध माने होता है कोमल, और ज्योत्सना मीन्स होता है चांदनी। उज्जवल माने होता है सफेद या धवल या उजली। तो स्निग्ध माने हो गया चिकनी, स्नेहिल। ज्योत्सना माने चांदनी। तो क्या कहा? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल, यानी चारों ओर शांत, कोमल और उज्जवल चांदनी फैली हुई है, ठीक है। चलो, अपलक माने बिना पलक झपकाए, अनंत माने आकाश, नीरव माने शांत, भूतल माने धरती पृथ्वी, और आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल। अब इस वातावरण को आप ध्यान में रखिए। भाई चांदनी रात है, चांदनी रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं और चांदनी सब फैली हुई है जल में, है ना। सब जगह आपको चांदनी दिखाई दे रही है, चांदनी चांदनी पूरे वातावरण में। और ये आकाश है जो इस धरती को सीधे, धरती को क्या कर रहा है? धरती को सीधे टकटकी लगाए देख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मानवीकरण अलंकार यहां पर है। तो शांत वातावरण में स्नेहिल, धवल, श्वेत या उज्जवल चांदनी फैली हुई है। चारों ओर शांत वातावरण में स्निग्ध और उज्जवल चांदनी क्या है? फैली हुई है, छिटकी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक माने बिना पलक झपकाए यानी एक टक, अनंत माने आकाश, नीरव माने शांत, भूतल माने पृथ्वी को देख रहा है। आकाश शांत एकटक पृथ्वी को देख रहा है। सैकत माने होता है बालू, सैकत मीन्स क्या होता है? बालू। और शैया माने तो जानते हो बेड होता है, बिस्तर होता है। तो अब ये देखो यहां पर ये सब बालू है, तो समझ लो ये बेड काहे का बना है? बालू का बना हुआ है। तो सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनुअंगी ही गंगा ग्रीष्म विरल। तो अब सैकत सैया यानी कि बालू की सैया पर, दुग्ध माने दूध जैसी, धवल माने सफेद, तनवंगी माने दुबले पतले शरीर वाली गंगा, ग्रीष्म माने गर्मी के कारण विरल हो चुकी है, यानी कि गर्मी के कारण जिस गंगा में जहां तहां ही जल
क्या है, दिखाई दे रहा है। सब जगह नहीं प्लावित हो रहा है, जहां तहां जल है और जहां तहां जल नहीं है, केवल बालू दिख रही है। तो यहां पर जो गंगा है, गंगा को एक दुबली पतली स्त्री के रूप में चित्रित कर दिया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार हो गया है ना, मानवीकरण अलंकार है। यानी ये गंगा नदी है, जहां तहां सूखी हुई है, जहां तहां बालू है और जहां तहां पानी है। तो अब गंगा नदी को बना दिया गया है, मानवोचित बता दिया है पंत जी ने। तो गंगा का मानवीकरण हो गया है। अब गंगा क्या कर रही है, लेटी है सैकत सैया, बालू की शैया पर दूध जैसी सफेद दुबली पतली गंगा, गर्मी के कारण जिसमें जहां तहां ही जल रह गया है। श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने दुखी, है ना, श्रांत क्लांत दुखी और थकी हुई, निश्चल माने स्थिर होकर के लेटी हुई है। समझ में बात आई? चारों ओर शांत वातावरण है, स्नेहिल चांदनी छिटकी हुई है, आकाश टकटकी लगाए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और बिल्कुल शब्द रहित है, कोई साइलेंस है, एकदम कोई आवाज नहीं हो रही है। और ऐसे वातावरण में गर्मी के कारण दुबले पतले शरीर वाली या क्षीण धारा वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई कैसी प्रतीत हो रही है, कि मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद बालू की सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर के थकी मुरझाई एकदम शांत लेटी हुई है। क्लांत माने थकी मुरझाई होता है, श्रांत माने भी थकी होता है, लेकिन क्लांत को थोड़ा सा मुरझाया हुआ अधिक कष्टकारी मान सकते हैं। तो श्रांत माने थकी हुई और बिल्कुल मुरझाई हुई, शांत लेटी हुई है। इतनी बात समझ में आई? एकदम निश्चल लेटी हुई है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, रूपक अलंकार यहां पर है, मानवीकरण अलंकार है। इतनी लाइन समझ में आ गई होगी। तापस बाला गंगा निर्मल, तपस्विनी बाला, निर्मल माने निर्मल, तापस बाला माने तपस्विनी, बालिका रूपी गंगा। कौन लेटी है? अब ये वाला जो ये यहां से इतने का अर्थ हमने अभी आपको बताया। अब यहां पर तपस्विनी बाला गंगा श्रांत क्लांत एकदम निश्चल क्या है, लेटी हुई है। अब आगे का अर्थ समझो। शशि मुख से दीपित मृदु कर तल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सारी लांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, फिर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ठीक है, अब यहां क्या कहा गया, ससिमुख से दीपित मृदु करतल। करतल मीन्स क्या होता है, हथेली। मृदु मीन्स कोमल, दीपित माने प्रकाशित, शशिमुख माने चंद्रमुख से। लहरें, उर माने हृदय, कोमल माने कोमल, कुंतल माने केश, कोमल केश। गोरे अंगों पर सिहर सिहर करके, सिहरन समझ रहे हो, लहराता। तार तरल माने तारों से युक्त, तार तरल मीन्स तारों से। पहले यहां तक समझो। ससिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। इसका क्या मतलब है? हाँ। मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी हो। मानो ऐसा लग रहा है जब गंगा के जल में, गंगा के जल में क्या हो रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा गंगा के जल में पड़ रही है, चंद्रमा का प्रकाश गंगा के जल में पड़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, गंगा के जल में चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। तो अब गंगा के जल में झलकता चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो
गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख से, अपने चंद्रमुख को, गंगा रूपी कोई तपस्विनी क्या कर रही है, अपने चंद्रमुख को यानी चंद्रमा जैसे मुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी है और छोटी छोटी लहरें उसके हृदय पर मचल रही हैं, एकदम मानो उसके केश हो। ठीक है, छोटी छोटी जो लहरें हैं मानो कोमल कुंतल हो, कुंतल माने केश, मानो उसके कोमल केश हो। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, यानी कि चंद्रमुख से ही उसके दीपित माने प्रदीप्त हो, प्रकाशित हो, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली, मानो ऐसा लग रहा है कि उसकी हथेली भी उसके चंद्रमुख से प्रकाशित हैं। यानी कह सकते हो जैसा गोरा रूप उस गंगा का उस समय प्रतीत हो रहा है, ठीक है, तो वैसा ही गोरे गोरे उसके हाथ भी प्रतीत हो रहे हैं। फिर क्या कहा, तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, तो यहां क्या कहेंगे, सीधा अर्थ निकाल लो, उसके चंद्रमुख से मानो उसके करतल, उसकी हथेली भी प्रकाशित हो रही हैं। दीपित माने प्रकाशित हैं, मृदु करतल माने कोमल हाथ, शशि मुख से माने उसके चंद्रमुख से उसके कोमल हथेलियां भी उसके चंद्रमुख से प्रकाशित हैं, या यूं कहें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा का प्रकाश ही उसकी हथेली पर रखा हो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। कमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, पहले पढ़ लो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। अब गोरे अंगों पर सिहर सिहर, सिहरन माने हल्की सी कपकपी, हल्की सी कपकपी। अब जब चांदनी रात है, गंगा में जहां तहां जल है, ये देखो चित्र भी, आप चित्रों पर भी ध्यान देना, चांदनी रात है और गंगा में जहां तहां जल है और जल में रात में तारे भी टिमटिमा रहे हैं और जल बिल्कुल शांत है, तो शीशे की तरह चमक रहा है। तो गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, तार तरल माने तारों से युक्त, सुंदर, तार तरल माने जिसमें तारे भरे हों, अर्थात तारों से युक्त, लहराता है लहरा रहा है, सुंदर क्या, चंचल क्या, अंचल, उसका चंचल अंचल सा नीलांबर। अब इसका अर्थ क्या समझो, इसका अर्थ ये निकला कि भाई तारों भरा आकाश है और तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। ठीक है, हाँ, तो आकाश का जब प्रतिबिंब गंगा के जल में पड़ता है, हल्की हवा से गंगा का जल लहराता है, तो जो लहरें बनती हैं, अब आप सोचो गंगा का जल लहरा रहा है और ऊपर से आकाश का प्रतिबिंब इसमें पड़ रहा है। अब गंगा का जल लहरा रहा है, आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है कि ये मानो कोई आंचल हो, जैसे साड़ी की सिहरन होती है, साड़ी का आंचल उड़ता है हल्का हल्का, वैसे देखो एकदम बिल्कुल प्रतीक वैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो कहते हैं कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर माने हल्का सा कांपता हुआ, मानो तारों से युक्त सुंदर चंचल उसका आंचल ही लहरा रहा हो, आंचल के समान वो नीलांबर, वो नीला आकाश लहरा रहा हो। ठीक है, उसके गोरे अंगों पर हल्का सा सिहरता हुआ, उसके गोरे अंगों पर सिहरन के कारण ऐसा लग रहा लहराता तारों से युक्त सुंदर, तारों से युक्त चंचल अंचल सा, गंगा के चंचल आंचल सा नीला आकाश लहरा रहा हो। यानी यहां पर कवि ने क्या कहा, यहां पर कवि कहना चाहता है कि पूरा का पूरा एक नवयुवती का रूप गंगा को देना चाहता है, नवयुवती को
वो सारे परिधान उपमाओं के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से पहनाना चाह रहा है। तो कहता है कि भाई तारे भरे आकाश की चंचल परछाएं जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसा लग रहा है मानो गंगा जो है तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर बार बार कांपता हुआ, तारों से सितारों से जड़ा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। ठीक है, फिर आगे है साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भरे। शशि माने चंद्रमा, विभा माने होता है चमक या कांति, विभा माने चमक या कांति या प्रकाश। सिमटी है वर्तुल, वर्तुल माने टेढ़ी, मृदुल माने कोमल, लहर माने लहरें। अब वर्तुल माने टेढ़ी, तो टेढ़ी लहरें तो है ही है ये भाई, वर्तुल माने टेढ़ी। तो साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, उस पर ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे उसके साड़ी की गंगा रूपी तपस्विनी बाला के साड़ी की सिकुड़न हो। शशि की रेशमी विभा से, चंद्रमा की रेशमी कांति से, ठीक है, चंद्रमा की रेशमी या कोमल चांदनी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बलखाती हुई, लहराती हुई जो टेढ़ी टेढ़ी लहरें हैं, कोमल कोमल लहरें हैं, वो साड़ी के सिकुड़न की भांति प्रकाशित हो रही, प्रतीत हो रही हैं। यानी आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती हुई लहरें कैसी लग रही हैं, मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। ठीक है, यही तो है। चलो भाई, तो साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी सी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत अच्छे से हमने इतनी देर में 15 मिनट लग गए इसको समझाने में। अगला देखो, अगला पद्यांश। और अभी भी जिसको समझ में नहीं आया हो तो भाई साहब पुराने वीडियोस भी देख सकता है, 3 साल पुराने भी देख सकता है, 2 साल पुराने। बार बार मैंने इसको पढ़ाया है, इस बार इस नए सेशन के लिए फिर से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पुराने पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं हर साल और हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता हूं, हर चीज अपडेट होती है। अब ये दूसरा पद्यांश है। फिर आगे क्या होता है, नौका विहार है, यानी नाव को संचालित करना है, नाव को चला रहे हैं, नाव में विहार करना है, यानी नाव से रात में किसी नदी में घूमना नौका विहार कहलाता है, नाव चलाना, टहलना। ठीक है, तो पंत जी क्या कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। अब कहने का तात्पर्य क्या है? हाँ ठीक है भाई साहब, आपस में बात करने से कुछ भला नहीं होगा, आपसी बात से कुछ होगा भला ही नहीं, देखोगे ध्यान से तो होगा भला भाई जी। तो चांदनी रात का प्रथम प्रहर है। ठीक है, पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर है और प्रथम प्रहर में ही हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर माने शीघ्र, शीघ्रता से, कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर है और हम शीघ्रता से गंगा में नौका विहार के लिए एक छोटी सी नाव लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। गंगा का तट कैसा प्रतीत हो रहा है? सिकता माने बालू की, सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी पर मानो मोती की, ज्योत्सना माने चांदनी, चांदनी या कांति भी कह सकते हो, दोनों अर्थ हैं। विचर माने विचरण कर रही है, विचर माने विचरण, विचरण कर रही है। तो पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में हम लोग नाव लेकर शीघ्रता से निकल पड़े, तो सिकता की सस्मित मोती पर, सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। अब यहां आप एक दृश्य देख रहे होंगे, ये गंगा है और ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा, ये गंगा का किनारा है। तो ये गंगा है और ये गंगा का किनारा है। अब आप समझो एक चीज, आप ध्यान रखो, जैसे जो मोती होती है, जो सीप होती है, सीप का मुंह ऐसा होता है, ठीक है,
सीप का मुंह कैसा होता है? सीप का मुंह ऐसा होता है। इसमें मोती होते हैं, सीप में मोती होते हैं और व्हाइट व्हाइट चमकती है सीप। इधर उधर उसका मुंह खुलता है, ठीक है, जैसे ऐसे मुंह का आकार है, ऐसे मुंह का ही आकार है। सीपी का भी मुंह ऐसे खुलता है। अब ये सीपी का मुंह खुला है, सीपी के मुंह में क्या हो रहा है? चमक है, अंदर चमक होती है, मोतियां होती, मोतियों की चमक होती है। तो जो गंगा के दो किनारे हैं, ये दो किनारे हैं, और कैसे किनारे हैं गंगा के? इधर भी बालू है और इधर भी बालू है। यानी यानी हम कह सकते हैं जो इधर इधर देखो, ये भी किनारा रेतीला है, ये भी किनारा रेतीला है, और इधर से गंगा ये बहती हुई इधर जा रही है, ये भी, ये किनारा रेतीला है, ये किनारा रेतीला है। तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? ये पूरा का मोती का दृश्य बन रहा, बिल्कुल मोती की तरह बन रहा, ठीक है। तो सिकता की सस्मित मोती सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा है मानो मुस्काती खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक हो। अब मैंने कहा ना, ये जैसे ये दो किनारे हैं और इन दो किनारों के बीच में ये जो क्या है? गंगा बह रही है, और बीच में यहां पर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, चंद्रमा चमक रही है। तो अब कवि को क्या लग रहा है कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर की कहती है, कहते हैं कवि कि गंगा के तट का सौंदर्य का वर्णन कुछ कर नहीं हम सकते, कितना करें, बहुत कम है। तो कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा, ऐसा रम्य लग रहा है मानो मुस्काती, या फिर यूं कहें कि खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक, यानी कि चांदनी विचरण कर रही हो, ठीक है। आप समझ में आया? दोनों तरफ बालू के किनारे हैं, बीच में जल है, जल में चंद्रमा चमक रही है और चंद्रमा की चांदनी भी चमक रही है। तो कैसा लग रहा है कि जैसे मोती जैसे सीपी खुल गई हो और बीच में मोती चमक रहा हो और उसकी चमक भी उसमें दिखाई दे रही हो, ठीक है। तो बालू की मुस्कुराती हुई सीपी पर मानो मोती की चांदनी विचरण कर रही है, मानो चंद्रमा की चांदनी विचरण कर रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुस्कुराती हुई सीपी पर चंद्रमा की चांदनी विचरण कर रही है दो बालू के किनारों को देख के ऐसा लगता है। फिर से समझाएं, कंफ्यूज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, फिर से समझ लो। अब गंगा का किनारा तट ऐसा सुंदर लग रहा है मानो मुस्काती हुई, या यूं कहें कि खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो, ऐसा सुंदर वातावरण है। अब आगे देखो, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। लंगर क्या होता है? लंगर होता है एक ऐसा लोहे का जिसमें जंजीर में नाव बंधी होती है और लंगर से नाव रोक दी जाती है, ठीक है। तो लंगर उठा लिया गया, क्या कहा? लो पाले चढ़ी, और ये हैं पाले, ये क्या है? ये पाले हैं जो कपड़े की होती हैं। तो लो पाले चढ़ी उठा लंगर, कवि पंत कहते हैं कि हम लंगर उठा लिया गया और नावों पर पालें चढ़ा ली गई, ठीक है। नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गईं और फिर क्या हुआ? अपना लंगर उठा लिया गया। कहने का मतलब यह है कि एक साथ अनेक जो नावें नौका विहार के लिए गंगा तट पर क्या होती हैं, गंगा तट से गंगा में खुल जाती हैं। यानी लंगर उठते ही छोटी छोटी जो नावें हैं वो पाले खोलकर आगे बढ़ जाती हैं। तो लंगर उठ गया, तो लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लंगर उठा लिए गए और पाले चढ़ा ली गई। तो मृदु माने कोमल, मंद मंद माने धीरे धीरे, मंथर मंथर माने थरथराती हुई धीरे धीरे, लघु तरणि माने छोटी छोटी नावें हंसिनी के साथ। देखो तरणि वाला ये जो शब्द है इसको ध्यान रखना। तरणि मीन्स होता है सूर्य भी होता है और तरण मीन्स छोटी नाव भी होता है। हालांकि तरणि नहीं होता है, तरणी होता है। बट यहाँ कवि, जब कवि कोई कविता लिखता है, मेरा भी जो चैनल दी ज्ञान सिंधु उस पर मेरी भी कविताएं हैं, तो 4 6 10 जो लिखी हैं वो मैंने सुनाई भी हैं, म्यूजिक के साथ है, तो उस पर देख देख लीजिएगा। तो जो कवि होता है, मैं
मैं कविता लिखता हूं एक आध, तो मुझे पता है कि कहां पर मात्राएं छोटी बड़ी कर दी जाती हैं, बाद में अर्थ उसका दूसरे तरीके से लिया जाता है। तो कहते हैं मृदु मंद मंद मंथर मंथर, कहते हैं मृदु माने कोमल, मंद मंद माने धीरे धीरे, और मंथर मंथर मीन्स भी धीरे धीरे ही होता है, लेकिन ये मंथर गति का मतलब होता है कि बिल्कुल थरथराते हुए धीरे धीरे चलना। ठीक है। लघु तरण माने छोटी सी नाव हंसिनी के समान सुंदर लग रही है, और तिर माने तैर रही है खोल पालों के पर माने पंख, पर माने पंख। तो जब सभी नाव एक साथ चलती हैं, लंगर उठा लिए जाते हैं, पाले चढ़ा ली जाती हैं, और सभी नावें धीरे धीरे गंगा के जल में उतरती हैं। तो छोटी छोटी नावें हंसिनी के समान सुंदर लग रही हैं और तिर रही खोल पालों के पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पालों के पंख खोलकर तैर रही हैं। क्या कर रही हैं? पालों के पंख खोलकर तैर रही हैं, है ना। ये पाले नहीं, बिल्कुल नाव को क्या कर दिया गया? हंस बता दिया, हंसिनी के समान, और पालों को पर ही बता दिया गया, उपमा दे दी गई, रूपक ही दे दिया गया। तो मंद मंद मंथर मंथर लघुतरण हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। तो जो नावें हैं वो धीरे धीरे मंथर गति से गंगा में बहने लगी, चल पड़ी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छोटी छोटी नावें हंसिनी के समान सुंदर लग रही हैं और पालों के पंखों को, पालों रूपी पंखों को खोलकर तैर रही हैं। तो क्या हो गया? रूपक अलंकार। निश्चल जल के शुचि दर्पण में, अब देखो, निश्चल माने स्थिर, शुचि माने पवित्र, दर्पण माने शीशा। तो निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, स्थिर जल के पवित्र दर्पण पर बिंबित हो, रजत माने होता है चांदी, लेकिन यहां लक्षणा शब्द शक्ति से सफेद कह लिया जाएगा। पुलिन माने होता है किनारे, ठीक है। अब ये गंगा के किनारे हैं, देखो ये किनारे हैं, ये देखो दो किनारे हैं, ये किनारा है गंगा का, देखो ये सामने गंगा बह रही है और ये गंगा का किनारा है, इधर बालू है। तो क्या है? स्थिर जल के पवित्र दर्पण पर जो पुलिन, रजत पुलिन निर्भर, इसका मतलब क्या होता है कि जो सफेद चांदी जैसे चमकने वाले बालू के जो सफेद किनारे हैं वो बिंबित माने दिखाई दे रहे हैं। अब ये किनारे, इस जब यहां पर आप खड़े होकर नाव में देखेंगे तो ये किनारे आधे नीचे भी दिखाई देंगे, यानी इनकी परछाई इस जल में आधी नीचे दिखाई देगी, आधी ऊपर, तो ये दो गुने बड़े हो जाएंगे। तो अब समझो, स्थिर जल के पवित्र दर्पण में जो दोनों किनारे हैं गंगा के, जो श्वेत चांदी जैसे सफेद किनारे हैं, वह प्रतिबिंबित हो रहे हैं और क्षण भर के लिए वह दोहरे ऊंचे लगने लग जाते हैं। समझ में आया? उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रतीला किनारा जब दिखाई देता है तो दो गुना ऊंचा लगने लगता है। और काला कांकर का राजभवन, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, काला कांकर का राजभवन। और सामने क्या है? ये काला कांकर का राजभवन है, गंगा के किनारे बना हुआ है, और जब स्थिर जल है तो इसकी परछाई भी गंगा में दिखाई दे रही है। तो काला कांकर का राजभवन जो है वो सोया जल में निश्चिंत प्रमन, प्रमन और निश्चिंत अर्थात चिंता रहित होकर के सोया हुआ है। प्रमन माने शांत मन से, प्रमन माने शांत मन से निश्चिंत रूप से सोया हुआ है, जिसकी पलकों पर वैभव स्वप्न, सघन वैभव के स्वप्न, अर्थात जिसकी पलकों पर शांत
मन में मानो क्या हो रहा है, वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। ठीक है, तो काला काकर का राजभवन, काला काकर का राजभवन जल में शांत रूप से सोया हुआ है, जिसके पलकों पर वैभव के सुनहरे सपने लहर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब समझ में आया। चलो इतना। अच्छा, एक चीज और इसमें है, रस छंद अलंकार की बात कर लें क्या? मैंने समय समय पर अलंकार तो बता दिए, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास तमाम अलंकार यहां पर आए हैं। रस शांत ही है, रस यहां पर भी शांत है और वहां पर भी शांत है, कंप्लीट में शांत रस ही मुझे लगता है आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो है, इसके पहले छंद में, इस छंद में श्रृंगार रस है, क्योंकि यहां पर श्रृंगार रस इसलिए है क्योंकि यहां पर गंगा के उसका वर्णन किया गया, गंगा की सुंदरता का वर्णन, तो श्रृंगार है। महिला श्रृंगार करके लेटी है, श्रृंगार रस इस छंद में है। ठीक है, हाँ। अब अगला है, अगला देखो, नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल। है ना? तो अब जब गंगा में नाव चलती है, नौका से उठती जल हिलोर, जब गंगा में नाव चलती है तो नाव हिलती है, तो नौका से उठती जल हिलोर, हिल जाते नभ के ओर छोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण क्या होता है? उससे उठने वाली लहरों के कारण क्या होता भाई साहब? जो सारा आकाश उस जल में, दर्पण में, सारा आकाश जल रूपी दर्पण में दिखाई दे रहा होता है, वो हिलने लगता है। जब जल हिलने लगता है तो ऐसा लगता है कि आकाश के ही ओर छोर हिल रहे हों। अब समझो भाई साहब, जैसे ये आकाश है, आकाश की परछाई जल में दिखाई दे रही है। अब नाव जब हिलती है, चलती है, तो जल हिलता है। अब जब जल हिलता है तो इसमें दिखाई देने वाला आकाश हिलता है। ठीक है, तो आप समझ में आई बात कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो जब नौका से जल में हिलोरें उठती हैं तो जल रूपी दर्पण में दिखाई देने वाला जो आकाश है वो भी हिलने लगता है और उसके भी ओर छोर हिलते दिखाई देते हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघुदीपों को चंचल, अंचल की ओंठ किए अविरल, फिरती लहरें लुक्ष पल पल। यानी विस्फारित माने फटे हुए नयनों से, निश्चल माने स्थिर, कुछ खोज रहे, चल माने चलने वाले, तारक दल माने तारों के समूह। ठीक है, ज्योतित माने प्रकाशित करके, जल का अंतस्थल माने जल का आंतरिक भाग, जल का अंतःकरण। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो आकाश के से तारे दिखाई दे रहे हैं और यह जल के अंदर वो दिखाई दे रहे हैं तारे। तो अब जब तारे दिखाई दे रहे हैं जल में, तो जब जल हिलता है तो कवि को क्या प्रतीत होता है? कवि को कुछ और प्रतीत हो रहा है ना, तो वो लिखता है। तो कवि को क्या प्रतीत होता है? कवि को क्या प्रतीत होता भाई? कि विस्फारित नयनों से निश्चल, यानी निश्चल माने स्थिर, विस्फारित माने आंखें फाड़कर, कुछ चंचल माने चंचल, तारक दल माने तारों के समूह, तारों के समूह फटे हुए, यानी कि आंखें फाड़कर, ज्योतित कर जल का इंतस्थल, जल का आंतरिक भाग प्रकाशित करके, मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ खोज रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। देखो
जब जल हिलता है तो तारे भी हिलते हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंखें फाड़कर जल के अंतःकरण को प्रकाशित करके ये तारों के समूह कुछ खोज रहे हैं। बस हो गया उत्तर, समझ में आ गया। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए विरल। अविरल माने होता है निरंतर, अविरल माने निरंतर। और जिनके लघु दीपों अर्थात लघु दीपों का मतलब छोटे छोटे दीप। अब इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं, है ना। तो जिनके तारों रूपी लघु दीपों को, जिनके लघु दीपों को चंचल, तारों रूपी लघु दीपों को, छोटे छोटे दीपकों को अंचल की ओट किए अविरल, अपने आंचल में निरंतर, अपने आंचल में लहरें छिपाए हुई हैं। क्या बताया हमने? तारों रूपी लघु द्वीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर क्या रही हैं? फिरती लहरें लुक छिप पल पल। गंगा की लहरें लुक छिप पल पल, प्रतिपल क्या कर रही हैं? लुक छिप जा रही हैं। ठीक है। उन छोटे छोटे तारों रूपी दीपों को अपने आंचल की आड़ में निरंतर करती हुई गंगा की जो लहरें हैं वो पल पल क्या हो रही है? इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। हो गया। सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने जो है एक शुक्र नक्षत्र है। शुक्र नक्षत्र इसको मान लो, या एक तारा यहां पर रख लो, शुक्र को बड़ा चटकीला होता है। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परिसी जल में कल। कल माने होता है सुंदर। ठीक है। रुपहरे कचो माने बालों में, रुपहरे माने भी रूपवान सुंदर, ओझल हो ओझल। अब सामने ही क्या है? सामने ही शुक्र नक्षत्र की छवि दिखाई दे रही है। सामने क्या हो रहा है? सामने शुक्र की छवि झलमल, यानी सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में पड़ रही है। तो कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो कोई परी तैर रही हो, जो चांदी जैसे रुपहरे बालों में अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती हो। ठीक। हाँ। तो सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र नक्षत्र की जो छवि है, जो परछाई है, वो दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी जल में, कल माने सुंदर जल में तैर रही हो, रुपहरे माने सुंदर, कचो माने बालों में, गंगा के सुंदर बालों में, लहरों रूपी बालों में ओझल हो रही हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का सस निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। ठीक है। हाँ, मैंने यहां दिखाया ही नहीं आपको, थोड़ा सा चित्र यहां पहले से लगाया था। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई क्या कुछ? ठीक है, स्टार्ट हो जाने दो, कुछ टेक्निकल इशू आया, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा। ठीक है, यहीं पर थे ना। कभी कभी होता ना, विद्युत ट्रिप कर जाती है, वो जो ज्यादा तेज बिजली आने और जाने से दिक्कत होती, तो बंद हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कंटिन्यू रखते हैं। हम कहाँ थे? यहीं थे। हाँ। तो सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी से जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। तो ये सामने शुक्र नक्षत्र की जो छवि दिखाई दे रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल में परी तैर रही हो और रुपहरे कचों में हो ओझल, और बार बार इन लहरों रूपी बालों में ओझल हो जा रही हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और आगे क्या हो रहा है? अपने यौवन से जो अनभिज्ञ होती है नायिका, उसको हम कहते हैं मुग्धा नायिका। तो अपने यौवन अर्थात अपनी युवावस्था, अपनी जवानी से जो नायिका
अनभिज्ञ होती है, अर्थात जिसको ये ज्ञात ही नहीं है कि अभी वो जवान है, ऐसी एक बालिका, ठीक है, जो है तो युवती परंतु वो जानती नहीं कि मैं युवती हूं, अभी वो बचपना उसका नहीं गया। तो अपने यौवन से अनभिज्ञ ऐसी नायिका जिसको हम मुग्धा नायिका कहते हैं। तो जैसे तो जो नायिका मुग्धा नायिका जैसे होती है, तो मुग्धा नायिका की तरह कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उघाड़ देती है, मुग्धा नायिका जो होती है। उसी प्रकार क्या होता है, गंगा में जो प्रतिबिंबित दशमी का चंद्रमा है, कभी अपना तिरछा मुख दिखा दिया करता है और कभी लहरों की चंचलता कारण छिपा लेता है। तो वही है, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। लहरों के घूंघट से झुक झुक करके दशमी का जो ट्रिप कर गया यार, चलो ठीक है। हाँ, ये लप क्यों होता है लप भाई? लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जैसे एक मुग्धा नायिका कभी घूंघट निकालती है, कभी घूंघट में अपना चेहरा ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार दशमी का जो दशमी तिथि का जो चंद्रमा है, अपना तिरछा सा मुख लेकर के बार बार उन लहरों में छिप जाता है और दिखाई देने लगता है। तो यहां पर अगर हम बात करें रस और छंद और अलंकार की, तो छंद तो मैंने पहले बता दिया था, कोई नहीं है, स्वच्छंद छंद है। और अगर बात करें रस की, तो यहां पर श्रृंगार रस है और अलंकार वही रूपक उपमा मानवीकरण है, ठीक है। भाषा तो खड़ी बोली सब में है। चौथा देखो भाई कि जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। चपला मीन्स होता, चपला कहा गया है नाव को। जब नाव है, नाव कहां पहुंची है? चपला, इसको चपला लिख भी दिया है। पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। तो जो चांदनी का कगार माने जो किनारे हैं, चांदनी, जो चांदनी वाले जो किनारे हैं वो छिप गए। कि जब नाव गंगा की बीच धारा में पहुंची, तो कहते हैं कवि कि हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला किनारा था वो हमारी आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि जब किनारे थे तो किनारे दिख रहे थे, अब बीचों बीच धार में है तो इनको किनारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। जब चपला यानी नाव, जो चंचल नाव है, पंत कहते हैं जब बीच धारा में पहुंची तो चांदनी से चमकते हुए जो किनारे थे, रेतीले किनारे गंगा के, वो छिप गए, वो दिखाई अब नहीं दे रहे हैं। दो बाहों से, अब यहां पर उपमा देखिए, यहां से दूर से नदी कोई आ रही है, देखो दूर नदी, यहां पर नाव है और दूर वहां क्या दिखाई दे रहा है? पानी, पानी और पतली सी। तो ये देखिए, देखिए कैसे किनारे लग रहे हैं, ऐसे जैसे कोई बाहें फैलाए हुए हो। तो दो बाहों से दूरस्थ तीर, दूरस्थ तीर अर्थात दूर पर स्थित जो दो किनारे हैं वो दो बाहों के समान लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा धारा का कृष माने कमजोर और कोमल शरीर, आलिंगन माने गले मिलना, अधीर माने धैर्यहीन हो करके। तो दूर पर स्थित दो किनारे गंगा के, उस समय जब नदी के बीच धारा में नाव थी तो उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों किनारे फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे गंगा की धारा के कोमल कमजोर शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए, आलिंगन करने के लिए मानो अधीर हो रहे हों, ऐसा लग रहा था। अति दूर, बहुत ही दूर, कहां? बहुत दूर, यहां पर बहुत दूर माने 2-3 किलोमीटर आगे नदी को देखो तो बहुत दूर। क्षितिज पर, कहां? क्षितिज पर, अति दूर, अति दूर मत बहुत दूर, कहां पर? क्षितिज पर। क्षितिज किसे कहते हैं? जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप इस चित्र को देखिएगा तब समझ में आएगा। अति दूर देखिए और ये है क्षितिज, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो आकाश है ये वाला, ये गिर गया है या धरती से मिल गया है, ठीक है। तो अति दूर क्षितिज पर विटप माल, विटप माल माने वृक्षों की माला लगती भ्रू रेखा सी, भ्रू रेखा माने
भौं की जो ये रेखा होती है इसको कहते हैं भ्रू रेखा, यानी ये जो भौं की हमारी रेखा ये भ्रू रेखा है, ठीक है, ये भ्रू रेखा है, और ये अराल, ठीक है, समझो। तो अत्यधिक दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की मालाएं हैं, वृक्षों की पंक्तियां हैं, वो भ्रू रेखा की समान, अराल माने टेढ़ी, अराल माने टेढ़ी, टेढ़ी कैसी लग रही हैं? भू रेखा के समान, भ्रू रेखा के समान, ठीक है। हाँ, समझ में आया कि कमेंट करते रहोगे? हाँ, तिरछी टेढ़ी, ठीक है। तो अत्यधिक दूर क्षितिज पर वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो कैसी लग रही हैं? भ्रू रेखा अर्थात भौं की रेखा के समान टेढ़ी लग रही थी। अपलक माने बिना पलक झपकाए, एकटक नभ माने आकाश, नील नयन माने नील नेत्र, नील नयन माने नीले नेत्र, विशाल माने विशाल, ठीक है। अब समझो कि अत्यधिक दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, मानो वो कैसी लग रही थी? भ्रू रेखा के समान टेढ़ी टेढ़ी वृक्ष की पंक्तियां कैसी लग रही थी? भ्रू रेखा के समान, भौं की रेखा के समान लग रही थी। और अपलक नभ नील नयन विशाल, आकाश अपने नील वर्णी नेत्र से लगातार देख रहा था, एक टक देख रहा हो। यानी यानी जैसे जो आकाश में नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान आकाश दिखाई दे रहा था उस समय, ठीक है। अब आपको मैंने चित्र से समझा दिया। अत्यधिक दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्ति भ्रकुटी की रेखा के समान प्रतीत हो रही थी, तो मानो ऐसा लग रहा था मानो आकाश अपने नीलवर्णी विशाल नयन से अपलक देख रहा हो, ठीक है। तो मां के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। मां के उर पर, जैसे मां के हृदय पर कोई शिशु सोता है, ऐसे ही बीच में एक दीप है। क्या है? दीप। अब यहां बच्चा, दीप को उपमा काहे की दी गई है? इसको उपमा दी गई है बालक की, ठीक है। इस दीप को काहे की उपमा दी गई है? बच्चे की, छोटे से बच्चे की। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की छाती पर चिपक कर सोता है, वैसे ही एक बीच धारा के बीच में एक छोटा सा दीप, लग रहा है कि गंगा का छोटा सा बच्चा हो जो उसकी गोदी में लेटा हो, ठीक है। तो मां के उर पर शिशुसा समीप, समीप में मां के उर माने हृदय पर, शिशुसा, शिशुसा माने छोटे से बच्चे के समान, शिशु के समान एक द्वीप जो है धारा में सोया हुआ है। उर्मिल माने, उर्मिल माने लहरदार, प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप माने उल्टा। यहां देखो जब लहरें जाती हैं और यहां पर लड़ती हैं तो लहरें टकरा करके उल्टा वापस होके इधर चली जाती हैं, तो लहरों को उल्टा कर रहा हो। फिर पंत जी आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि छोटा सा शांत द्वीप, एक उसी धारा के पास एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उसको उलट दे रहा था। वो छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी मां की छाती से चिपककर सो रहा हो या सोया हुआ हो, ठीक है। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। वह कौन विहग, विहग माने होता है पक्षी। अब आगे देखते हैं कि एक पक्षी उड़ रहा होता है, यह पक्षी उड़ रहा होता है, इसकी परछाई नीचे जल में पड़ रही होती है। पंत जी देखते हैं तो सवाल करते हैं कि वो कौन विहग, वो कौन सा पक्षी है? क्या विकल कोक, क्या कोई व्याकुल चकवा है? कोई व्याकुल चकवा तो नहीं है, अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ। क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, कोकी माने चकवी,
तो कहते हैं वो कौन विहग, वो कौन सा पक्षी है, क्या कोई विरह व्याकुल चकवा तो नहीं है जो अपने निज माने अपने विरह के शोक को हरने के लिए उड़ रहा हो, अपनी छाया को चकवी समझ करके। यानी कहने का मतलब ये है, कहते हैं वो कौन है, क्या कोई व्याकुल चकवा तो नहीं है जो अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ है, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही अपनी चकवी समझ बैठा है और अपने विरह वेदना को मिटाने के लिए, उससे मिलने के लिए उड़ता चला जा रहा हो। वो कौन विहग, क्या विकल को उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। वो कौन पक्षी है, क्या कोई व्याकुल चकवा है जो अपने विरह शोक को खत्म करने के लिए अपनी ही छाया को देखकर उसको चकवी समझकर उड़ रहा हो। ठीक है, तो यहां पर भी अगर बात करें रसछंद अलंकार की, तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार आया है। बोलो कहां पर? जब वो अपनी छाया को चकवी समझ रहा है, यानी उसको भ्रम हो गया, तो ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया। मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि तमाम निर्जीव वस्तुओं को सजीव दिखा दिया गया है, मानवोपम कार्य करते हुए दिखाया गया, मानवीकरण अलंकार भी है। उपमा और रूपक तो भरा पड़ा है हर लाइन में। श्रृंगार रस आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा, चूंकि अगर देखें तो इस वियोग श्रृंगार इसमें है और सुंदरता के वर्णन में श्रृंगार है। पांचवा पद्यांश देखिएगा भाई, 6 पद्यांश है, 1 घंटे से ज्यादा लगेगा और ये 500% श्योर हूं किसी न किसी सेट में यहां से आता है नौका विहार से, कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। पतवार मीन्स क्या होता है? नौका, नाव। प्रतनु माने हल्के, पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। कहते हैं पतवार घुमा प्रतनुभार। पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में जब हम पहुंचे तो वहां पहुंचकर गंगा का जो जल था वो अथाह गहरा था, और ये वैज्ञानिक सत्य है कि अगर द्रव बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, तो अगर द्रव में तैरती हुई वस्तु का भार कब हो जाता है? जब द्रव बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो वस्तु का भार जो है वाकई में कम हो जाता है। तो अब होता यह है कि कहते हैं पतवार घुमा प्रतनुभार, कहते हैं कि अब पतवार घुमा नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि अब हम बीच धारा में पहुंच गए थे, तो अब हमने हल्का अपनी नाव को हल्का महसूस कर रहे थे, तो अब हमने नाव को अपनी घुमा ली, हल्के भार वाली नाव को हमने वापस घुमा लिया, नौका को विपरीत धारा में हमने घुमा लिया। ठीक है, डाणों के चल करतल। अब जब विपरीत धारा में आप चलेंगे, यानी धारा इधर को बह रही है, हम उधर को जा रहे हैं, तो क्या होगी? बहुत धीमी गति हो जाएगी, मेहनत बहुत लगेगी आगे बढ़ने में। तो अब क्या, अब उसमें ज्यादा ताकत लग रही है? नहीं, ये चप्पू चला रहे हैं ना, चप्पू, इसको कहते हैं डाणे, डाणा, ठीक है, डाणों। आप समझो, डाणों के चल करतल पसार, चल माने चंचल, करतल माने हथेलिया, पसार माने फैला करके, भर भर मुक्ताफल, मुक्ताफल माने मोतियों, मोतियां, फेन स्फार माने फेना, फेना यानी कि झाग, बिखराती जल में तारहार, तारहार माने तारों के, ठीक है, तारों के हार। डाणों, तो नौका, अब नौका विपरीत धार में घूमी, अब डाणों का को हम चला रहे थे, तो डाणों के करतल अर्थात डाणों रूपी हथेलियों को फैला करके नाव चली। तो अब जब डांड चल रहे थे, नहीं, डाणों को जब चलाया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा जैसे कि नाव की 2 हथेलियां, यहां पर रूपक बांध दिया गया, नाव की इन डाणों को नाव की 2 हथेलियों के समान पंत ने बता दिया है। तो पंत जी कहते हैं कि डाणों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, बिखराती जल में तारहार। कहते हैं डाणों के चंचल करतल, क्या कहते हैं कि जब हमने पतवार घुमा लिया,
नौका को विपरीत धारा में भी मोड़ दिया। अब डाणों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहा था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो डाणे जो हैं, डंडे जो हैं, चप्पू, अपनी हथेलियां फैला करके उनमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भर भर करके, तारों रूपी मोतियों के हारों को तोड़ तोड़ करके उन्हें जल में बिखरा रही हूं। देखो आपके सामने झाग उत्पन्न हो रहा है, और चांदनी रात तो है ही है, सब चमक रहा है, झाग झाग चमक रहा है। तो कभी को ऐसा लगा कि जैसे ये नाव है अपनी हथेलियों से झाग को उत्पन्न कर रही है, तो अब कभी को ऐसा लग रहा कि वो झाग नहीं है, वो तारों की जो मोतियों के हार थे, तारों रूपी जड़े मोतियों के हार, ये दोनों अपने हाथों से तोड़ तोड़ करके उसी जल में बिखरा रही है। चांदी के सांपों की रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। चांदी के सांपों की रलमल, कहते हैं चांदी के सांपों। अब यहां पर आप देखिए जो लहरें चल रही हैं कैसी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांदी के सांप हो, बिल्कुल चांदी के सांप। तो पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, वो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती लगती हैं। अब लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती प्रतीत हो रही हैं, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं ही खिंच गई हो, है ना। तो चांदी के सांपों की रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, चांदनी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे सांपों की सुंदर सुंदर जल में किरणें नाच रही हैं। तो जो किरणें नाच रही हैं जल में, चांदनी चांदनी की किरणें, किरणें जो जल में लहरों में के साथ नाच रही, तो ऐसा लग रहा जैसे वो चांदी के सर्प हों उसमें, और वे रेखाओं सी मानो सीधी सीधी रेखाएं ही खिंच जा रही हो, मानो उस तरह जल में अनगिनत सीधी रेखाएं ही खिंच रही हो। चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती प्रतीत हो रही हैं। नाचती रश्मियां जल में चल, अब नाचती रश्मियां जल में चल, रश्मियां माने किरणें, तो जो चांद चंद्रमा की किरणें हैं वो जल में चंचल होकर के नाच रही हैं, रेखाओं से किस तरह से बार बार सीधी सीधी रेखाओं के समान साथ प्रतीत हो रहा है कि बार बार सीधी रेखाएं बन जा रही हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ सस सौ सौ उड़ झिलमिल। अब लहरों की लताओं में, लहरों रूपी लताओं में, रूपक अलंकार, लहरों की लतिकाओं में, लहरों रूपी लताओं में खिल करके सौ सौ चंद्रमाएं, सौ सौ उड माने सौ सौ तारे, झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल। उस फेनिल जल में, उस फेनिल जल में ऐसा लग रहा मानो सौ सौ चंद्रमाएं और सौ सौ तारे झिलमिला रहे हों, जो लहरों की लताओं में पुष्प खिल गए हों। ठीक है, उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा बन करके, एक एक तारा सौ सौ तारे बन करके ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हैं, लहर रूपी बेलें। तो लहरों की लतिकाओं, लतिका माने बेल, लताएं, तो लहरों की लताओं में खिल के सौ सौ चंद्रमाएं, एक एक चंद्रमा उस फेनिल जल में सौ सौ चंद्रमाएं बन रहे थे, और एक एक तारा सौ सौ तारे बन रहे थे, और पूरे जल में, उस फेनिल जल में तो ऐसा लग रहा था मानो लहरों रूपी लताएं जो हैं फैल फूल रही हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह, सरिता माने है नदी। तो कहते हैं पंत जी आप पहले तो गहरा था जब बीच धारा में थे हम, बट अब क्या है, अब उथला सरिता का प्रवाह, अब सरिता का प्रवाह थोड़ा सा उथला है, लग्गी से ले ले सहज था। ठीक है, लग्गी से ले ले सहज था। अब समझो, कहते हैं अब उथला सरिता का प्रवाह, अब नदी का प्रवाह थोड़ा सा उथला हो गया है, तो हम लोग लग्गी से अर्थात डंडी से उसकी था माने गहराई, उसकी गहराई ले लेकर के हम घाट की ओर बढ़े सहोत्साह, हम उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़े। देखो यहां लग्गी से जल की वो
ले रहा है था कि ज्यादा गहरा जल न हो तो घाट की ओर चला जाए, उतर लिया जाए यहीं पे। तो आप कहते हैं सरिता का प्रवाह जो है उथला हो गया है, तो उसके लग्गी से थाह नाप करके वो पंत जी कहते हैं हम लोग कहां बढ़े, घाट की ओर उत्साहपूर्वक बढ़े। अंत में देखिएगा एक पूरा का पूरा दर्शन ही समा गया है यहाँ पे, पूरा का पूरा दर्शन उठा के पंत जी ने रख दिया है। ठीक है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित शत विचार। कहते हैं ज्यों ज्यों नाव पार हो रही थी, उर माने हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। कभी क्या कहते हैं, जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारे हृदयों में सैकड़ों विचारों का जन्म होता है, सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। कहते हैं हम सोचते हैं कि इस धारा सी जग का क्रम, इस धारा सा ही जग का क्रम। कहते हैं हम सोचने लगते हैं कि संसार का क्रम भी इसी जलधारा के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं अंतिम, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा दर्शन उठा के रख दिया है पंत जी ने, कि हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो दिज्ञान सिंधु चैनल पे चले जाइएगा, आज हमारी एक मोटिवेशनल कविता आई है, सुन लीजिएगा। तो जिस प्रकार देखो मोटिवेशन बड़ा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी तो डिसिप्लिन है कि अपने आप में डिसिप्लिन रहो, अनुशासित रहो, स्वयं में अनुशासित रहो। स्वानुशासन बड़ा जरूरी है। जब आप स्वयं में अनुशासित रहते हैं तब आप बहुत आगे जाते हैं। और अगर कहीं उदासी है, कहीं हताशा है, कहीं निराशा है, तो दिज्ञान सिंधु हमारा जो चैनल है उस पर सिर्फ 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 मोटिवेशन का काम किया जाता है, मोटिवेशन कविताएं, मोटिवेशन लेक्चर्स जरूर देखिएगा। तो हम कहाँ हैं, हम यहाँ हैं कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सतविचार, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कहते हैं जैसे जैसे नाव पार लगती है, हम किनारे की ओर पहुंच रहे हैं, हमारे हृदयों में सौ सौ सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कि विचार ये उत्पन्न हो रहा कि इस धारा सा ही जग का क्रम। पंत जी कहते हैं कि हम सोचते हैं ये जो संसार का क्रम है वो भी इस जलधारा के समान है। ठीक है, तो जिस प्रकार शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। शाश्वत का मतलब क्या होता है, निरंतर चिरंतन जो बना रहता है। कहते हैं इस धारा सा ही जग का क्रम, जो संसार का क्रम है वो जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। तो इसी प्रकार का जो जीवन है वो संसार का है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है, जीवन का संगम भी शाश्वत है ना। कहते हैं इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस जीवन का उद्गम भी शाश्वत है, चिरंतन है, निरंतर चला रहा है। जीवन की गति शाश्वत है, गति शाश्वत माने निरंतर जो चला आ रहा है। तो इस जीवन की गति भी शाश्वत है, निरंतर है, और इस जीवन का संगम भी निरंतर है। जैसे एक धारा, पर्वतों से जिस धारा का उद्गम होता है, फिर वो धारा गति करती हुई नदियों के माध्यम से उसका संगम जाकर के समुद्र में हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार है, कुछ जल आगे बह जाता है, आगे जो जल बह जाता है उस जल का वो जल जो स्थान छोड़ता है, पीछे से और जल चला आ रहा है, तो जल बराबर प्रवाहित होता रहता है। इस तरह संसार में एक पीढ़ी खत्म होती है तो अगली पीढ़ी उसका स्थान ले लेती है। जैसे जल आगे बढ़ जाता है तो पीछे वाला जल स्थान लेता चलता है, उसके पीछे और लेता चलता है। तो धारा के समान ही इस संसार का उद्गम, इस संसार की गति, इस संसार का संगम भी शाश्वत है, चिरंतन है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। शशि माने चंद्रमा, रजत हास माने श्वेत हंसी, चांदनी का प्रकाश। तो आकाश का ये नील विकास भी क्या है, शाश्वत है, चिरंतन है, निरंतर है। चंद्रमा का या जो चंद्रमा की जो श्वेत हंसी है, चांदी जैसी हंसी है, वो भी शाश्वत है, चिरस्थाई है। शाश्वत लघु लहरों का विलास,
छोटी छोटी लहरों का जो विलास है, जो क्रीड़ाएं हैं, वह भी चिरस्थाई है, शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार। तो कभी भावनाओं के सागर में डूब जाता है और सोचने लगता है कि सब कुछ तो चिरस्थाई है। सोचने लगता है, क्या सोचने लगता है कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ये गुंजन से ली गई हैं, याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो हे जग जीवन के कर्णधार, कभी भावनाओं में बह जाता है, सोचने लगता है कभी कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी ये प्रमाण ही मुझको अमृत दान करता है। कहते हैं कि जैसे जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर, ये जो जीवन रूपी नौका है इसका विहार भी निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। कहता है कवि, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। हे जग जीवन के कर्णधार का मतलब है कि जीवन रूपी नौका को चलाने वाला भगवान। कवि क्या कहते हैं कि हे संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है, और इसी प्रकार ये जीवन रूपी नौका का विहार है जो निरंतर चलता रहता है। कवि कहता है कि मैं चिंताशील होकर भी इस अपनी मैं चिंतनशील होकर भी, चिंतनशील माने विचारवान व्यक्ति होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया था, लेकिन जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी ये प्रमाण मुझको अमृत दान कर रहा है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ठीक है, कहते हैं हे जग संसार रूपी जीवन को, संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के बाद मरण, ये सब आर पार चलता रहता है, चिरस्थाई है। जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म। शाश्वत जीवन नौका विहार, जीवन रूपी नौका का विहार शाश्वत है, चिरस्थाई है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। मैं अपना ही, अपनी सत्ता का शाश्वत प्रमाण, अपनी सत्ता का ज्ञान ही भूल गया था, लेकिन ये जीवन की शाश्वतता का जो जलधारा रूपी प्रमाण है, यही मुझको अमृत दान कर रहा है। तो यहां पर रस जो है वो शांत है, यहां पर रस क्या है, एकदम शांत रस है। ठीक है, छंद मुक्तक है, और अलंकार, अलंकार कौन सा भाई साहब, अलंकार तो उपमा और रूपक केवल यहां पर है। ठीक है, बाकी खड़ी बोली भाषा है, तो एक गुंजन से है। इसके बाद पंत जी का परिवर्तन आता है, परिवर्तन कविता भी, और इसके बाद बापू के प्रति आएगा। तो मैं सब पढ़ा दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर रोज शाम 8 बजे रेगुलर आप जुड़िएगा। ठीक है, और शाम 7 बजे लगभग आपकी अंग्रेजी की क्लास चलती है। तो जिस दिन लंबी क्लास अंग्रेजी की होगी उस दिन हिंदी नहीं होगी। मान लो किसी किसी दिन अंग्रेजी की लंबी क्लास 1.5 घंटे 2 घंटे की हो जाती है टॉपिक के हिसाब से, तो उस दिन आपकी हिंदी की बंद रहेगी, बाकी रेगुलर आपकी चलती रहेगी 7 दिन। ठीक है, चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। और जहां कहीं नहीं समझ में आया, अगर 3-4 बार उसको सुन लोगे तो पक्के से समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।